नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में बात करेंगे हम आज स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बैठक के बाद क्या जारी हुई नई एडवाइजरी और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटर से आखिर क्यों मच गया हड़कंप। दूसरी तरफ सरकार की कार्रवाई पर गृह मंत्री का क्या कुछ आया बयान। और वहीं सेना, आपको बता दें कि सीमा पार पाकिस्तान में रमीज राजा की क्यों पंख कट गए हैं, पर काट दिए गए हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर होगी हमारी पैनी नजर। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हर खबर पर देंगे अपडेट। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दरअसल आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बैठक के बाद बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी क्या है और किस बात को लेकर की एडवाइजरी जारी की गई है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दुनिया भर में कई देशों में फैल रहे कोरोना वायरस मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली में हाईलाइट बैठक बुलाई थी। बैठक में तमाम स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को इसमें मौजूदगी रही। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने आज ये बैठक बुलाई गई थी कोरोना वायरस को लेते हुए कि जिस तरीके से दुनिया भर के जो देशों में कोरोना वायरस फैल रहा है, तो दोबारा रिपीट इसकी लहर जो है शुरू हो गई। तो उसी को देखते हुए आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग के तमाम इसमें अधिकारी और मंत्री भी जो है इसमें मौजूद रहे थे। जिस तरीके से काफी कोरोना वायरस दोबारा से एक बार दस्तक दे रहा है, तो उसी को देखकर हाई अलर्ट में मीटिंग बुलाई। भारत की बात करें तो भारत में भी हाई अलर्ट मीटिंग को देखते हुए तमाम यहाँ पर जो है एयरपोर्ट हो या बाजार हो या किसी भी प्रकार की भीड़ वाले इलाके हो, उनको जो पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन करने की जो बात है इसमें रखी गई थी। दोबारा से एक बार फिर से आज कोरोना वायरस की जो को लेकर ये बैठक की गई थी। दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की, तो उसमें पहली बार आज मास्क लगा दिखाई दिया था। जिस तरीके से कोरोना वायरस जो फैल रहा है, दस्तक दे रहा है, तो दोबारा से इसमें जो है मास्क को लेकर भी अनिवार्य कर दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी जो है पूरी तरीके से पाबंदी लगाने की बात कही गई। जिस तरीके से कोरोना जो है काफी फैल रहा है और कोरोना वायरस को देखते हुए तमाम यहाँ पर एयरपोर्ट पे जो मास्क और सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, उसको देखते हुए यहाँ पर काफी चर्चाएं की गई थी। और साथ ही उसी के जो है हाथ के धुलाने की बात यहाँ पर कही गई थी। जिस तरीके से सैनिटाइजेशन भी लोगों के पास में होना चाहिए। बुखार, यदि किसी को बुखार आता है, बुखार को जो है सैनिटाइजेशन करना भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से लोग यहाँ से दिल्ली आए या कहीं विदेश से घूम के आते हैं, उनको जो है क्वारंटाइन भी करने की यहाँ पर बात कही गई है। जिस तरह इस पर जो काफी कोरोना वायरस जो फैल रहा है, उस वायरस को देखते हुए तमाम अधिकारियों ने जो आज ये बैठक ली थी। बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे और तमाम चर्चा और मुद्दों पर जो है बातचीत भी कही गई थी कि कोरोना जो है दोबारा से एक बार दस्तक दे रहा है। भारत पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है, यूपी भी अलर्ट हो गया, गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। जिस तरह में जो है डीएम और डीएम नोएडा का चाहे जिला अधिकारी हो या कोई भी प्रशासन अधिकारी हो, उसमें जो गाइडलाइन भी जारी कर दी गई और कहा है कि जिस तरह कोरोना जो वायरस है वो काफी एक बार दोबारा दस्तक दे रहा है, तो इसमें जो अपने अपने जिले में सभी जो है सतर्कता बरतते हुए नजर आएंगे। और साथ ही उस गाइडलाइन को पालन भी करने की जो बातें यहाँ पर कही गई कि एक बार दोबारा से मास्क लोगों के चेहरे पर लगा होना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस एक बार दोबारा से जो दस्तक है वो दे चुका है। तो उसी को देखते हुए आज हाई अलर्ट बैठक जो है दिल्ली के अंदर की गई थी। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस को ऐसा कौन सा लेटर भेज दिया जिसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया और सियासी पारा हाई हो गया है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को रोक दे अगर वो जो है कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर सकती। वहीं इस पर अब राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें कि मंडाविया के इस पत्र को लेकर अब कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार यात्रा से बौखला गई है, इसलिए इसे रोकना चाहती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी राजस्थान और कर्नाटक में यात्रा निकाल रही है। क्या स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें भी पत्र भेजा है? उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कृपया कोरोना वायरस से संबंधित दिशा निर्देशों की घोषणा करें, हम उनका पालन करेंगे। वहीं इस पर अधीर रंजन चौधरी का भी बयान सामने आया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है। आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस यात्रा पर तरह तरह के सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि क्या गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्क लगाकर सारे प्रोटोकॉल मानते हुए घर घर गए थे? वहीं इस पर अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं के इस बयान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या एक परिवार सभी प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये मैं मान सकता हूं कि कांग्रेस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का तो उनको पालन करना होगा। वहीं अब
इस पत्र को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। लेकिन जिस तरीके से अब जो है एक पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर हुई है, उसको देखते हुए अब क्या कांग्रेस अपनी इस यात्रा को रोकेगी या बीजेपी इसको किस तरीके से राजनीति इस पर करती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। कैमरामैन निक्की के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। उधर कानपुर में आगजनी और प्लाट पर कब्जा करने के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर के क्या है ताजा अपडेट बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम। महिला के घर आग लगाने के आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि बीते 20 दिन से सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर जिला कारागार में बंद थे, जिसके बाद आज उनको महाराजगंज जो जेल है वहां पर शिफ्ट किया गया है। आज सुबह उनको तकरीबन 10 से 10:15 के बीच वहां भारी पुलिस सुरक्षा के बीच उनको जो है महाराजगंज शिफ्ट किया गया है। और बता दें कि बीते दिन यहां पर सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव आए थे और उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद ही वहाँ पर जो जेल शिफ्ट करने की बात जो जिला प्रशासन ने कही थी, वही आज जो है इस पर कार्रवाई भी होगी। बता दें कि 13 दिसंबर को जो वहाँ पर जिला प्रशासन है और जिला कारागार ने विशेष सचिव को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें यह कहा गया था कि सुरक्षा का हवाला देकर जो इरफान की जेल है वो शिफ्ट करने की बात कही थी। उसी पर कार्रवाई करते हुए जो ऊपर से आदेश आए थे और आज उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अगर हम इरफान पर मुकदमों की बात करें तो अब तक इरफान पर 14 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें कि कई ऐसे मुकदमे हैं जिसमें चार्जशीट भी लग चुकी है और जो कार्रवाई है और जो जांच है वो अभी फ़िलहाल जारी है। बता दें कि महिला के घर में आगजनी के मामले में इरफान पर ये पूरा मामला आया था, जिसके बाद से जो उनके ऊपर जो लगातार आरोप लगते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा आरोप है वो जो फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए, फर्जी आधार कार्ड के जरिए हवाई यात्रा करना। इसके अलावा जो बांग्लादेशी जो परिवार है उसको अपने लेटर पैड पर इंडियन प्रमाणित करना है। तो ऐसे में उनके हस्ताक्षरों के नमूने लिए गए हैं इरफान सोलंकी के और लगातार कमिश्नरेट पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले पर और अभी तक 4 जो मुकदमे हैं उसमें चार्जशीट भी फाइल कर चुकी है। तो अगर हम कहें कि इरफान की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं तो ये कम नहीं होगा। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम। नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सदन में विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ जवाब दिया, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। नशे के खिलाफ सरकार की नीति को साफ करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि नशे से लाखों परिवार बर्बाद हो गए हैं। इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि भारत नशे से मुक्त हो और इस पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति भी बना रही है, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस पर अब ये लड़ाई केंद्र और राज्यों को मिलकर लड़नी होगी। शाह ने कहा कि नशा मुक्त भारत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह ने कहा कि देश में जो ऐसी जांच एजेंसियां हैं जो देश और विदेश में जांच करती हैं, एनसीबी और एनआईए, एनसीबी देश के अंदर नशे के खिलाफ जांच करेगा और जरूरत पड़ने पर एनआईए देश के बाहर जाकर जांच करेगी। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक रंग न दिया जाए। ये गंभीर समस्या है और हमारी नस्लों को बर्बाद करने की समस्या है। इस ट्रेड से होने वाली आय से आतंकियों को मदद मिलती है। लोकसभा में अमित शाह ने कहा है कि केंद्र के साथ राज्यों को भी इस लड़ाई से मिलकर लड़ना होगा और देश के परिवारों और जो युवा हैं वो भी इस लड़ाई में सहभागिता लें और तब जाकर के देश नशा मुक्ति देश बन पाएगा। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा को नेपाली कांग्रेस पार्टी ने संसदीय दल का नेता चुन लिया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने संसदीय दल के नेता पद के लिए हुए चुनाव में जीत दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि देउबा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और पार्टी महासचिव गगन कुमार थापा को 39 वोटों से मात दी है। अधिकारियों के मुताबिक मतदान में नेपाली कांग्रेस के सभी 89 सांसदों ने हिस्सा लिया था। इसमें 76 साल के देउबा को 64 वोट मिले, वहीं 75 साल के थापा को मात्र 25 मत हासिल हुए। संसदीय दल के नेता पद के चुनाव में जीत का मतलब है 20 नवंबर को हुए आम चुनाव में नेपाली कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद देउबा
संभवतः अगली सरकार का नेतृत्व करेंगे। थापा संसदीय दल के नेता के चुनाव में देववा के एकमात्र प्रतिद्वंदी थे। दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था मंगलवार को और चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और पार्टी महासचिव गगन कुमार थापा को देववा ने कड़ी टक्कर दी। नेपाली कांग्रेस इस हिमालय देश की एकमात्र पार्टी है जो संसदीय दल के नेता का चुनाव करती है और इस बार इस चुनाव में शेर बहादुर देववा ने अपनी जीत दर्ज की है। कैमरामैन निकी के साथ मैं T20 वर्ल्ड कप में पाक की हार के बाद लगातार उतार चढ़ाव के बीच में पाक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा को उनके पद से हटा दिया है। कौन बना है पाक क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा को बर्खास्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर अब नजम सेठी को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मोहर लगा दी है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज गंवा दी थी। उसके बाद इस बात की चर्चा हो रही थी कि रमीज राजा की कुर्सी जा सकती थी। इंग्लैंड सीरीज के दौरान ही बोर्ड के पूर्व सदस्यों के नेतृत्व में एक गुट ने रमीज को पीसीबी अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया था। इस गुट का दावा था कि पर्दे के पीछे कोई खेल खेला जा रहा है। देश के कानून मंत्रालय के पीसीबी में बदलाव के लिए बोर्ड के संरक्षक प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी। जब इमरान खान की पार्टी ने 2018 के आम चुनाव में अधिकांश सीटें जीती तो नजम सेठी ने पीसीबी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पीसीबी बोर्ड के संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करता है। इसके बाद उनमें से किसी एक को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बतौर अध्यक्ष चुनता है। रमीज राजा को 2021 में पीसीबी अध्यक्ष बनाया गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी को बनाया गया है। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। अलीगढ़ में स्वास्थ्य महकमे की पोल खुल गई है। क्या पोल खुली है और क्या है खबर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडेर। सूबे की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भले ही तमाम दावे करती हो, लेकिन हकीकत में इसकी बानगी कुछ और है। जिला अस्पताल मलकान सिंह में एक मरीज का ऑपरेशन होना था, लेकिन लाइट थी नहीं। लाइट जैसी एक बेसिक चीज़ जो ऑपरेशन थिएटर में मरीज के लिए कितनी ज़रूरी होती है, इसका अंदाज़ा हम और आप खुद लगा सकते हैं, तो एक डॉक्टर क्यों नहीं लगा सकते। लेकिन डॉक्टर की लापरवाही का नतीजा देखिए कि मरीज को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। मरीज के साथ जो परिजन और तीमारदार आए थे, उनके मोबाइल से लाइट जलाई गई और उस लाइट में मरीज का ऑपरेशन किया गया। हालांकि मरीज का ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं ने वहाँ उसी टेबल पर, ऑपरेशन टेबल पर दम तोड़ दिया। सरकार दावे करती है कि हमने अस्पताल में सुविधाएं बेहतर की हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने इम्प्रूव की हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये इस वीडियो से आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तो छोड़ो, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, वह भी अस्पतालों में स्थित नहीं है। मैं प्रदीप पुंडी, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। और बनारस की तर्ज पर उत्तराखंड में कहां पर बनाया जाएगा कॉरिडोर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चौहान। काशी और उज्जैन की तर्ज पर अब हरिद्वार को भी जल्द एक कॉरिडोर मिलने जा रहा है, जहां अब हरिद्वार पहुंचने वाले यात्रियों को हर की पहुंचना और भी आसान होगा। हर की पौड़ी पहुंचने में जिस तरह से अभी कठिनाइयां होती हैं, उसको आसान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा इस तरह की योजना लाई गई है, जिसमें कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि किस तरह से उसका खाका रहे, इस पर जल्द ही एक पूरा नक्शा तैयार किया जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं ये तय किया जाएगा किस तरह से उसका रास्ता बनाया जाए और कॉरिडोर तैयार किया जाए। पूरा नक्शा तैयार होने के बाद प्राधिकरण द्वारा इसकी रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। उधर राजधानी रायपुर में 3 चौकों का लोकार्पण किया गया है और इन चौकों के लोकार्पण के बाद किसको होगा सबसे ज्यादा फायदा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला। की राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी की तरफ पूरी तरह से अग्रसित है। इसी कड़ी में कल एक चौक का निर्माण हुआ है, जिसको छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी नरवा गौरवा गुरवा बाड़ी के तहत चौक का लोकार्पण 5 लाख रुपए की लागत से महापौर एजाज ढेबर और विधायक कुलजीत जुनेजा के सौजन्य से हुआ है। यह चौक क्रेडियाई के सहयोग से हुआ है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के तहत इस चौक का लोकार्पण किया गया है। साथ ही साथ
आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी पूरी तरह से सौंदर्यीकरण हो सके। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज। पठान मूवी को लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ है। वहीं अमरोहा में पठान मूवी को लेकर के किसके बयान पर पलटवार किया है पूर्व सांसद कुंवर ने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। पठान मूवी का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं अमरोहा के मौजूदा सांसद और पूर्व सांसद पठान मूवी को लेकर आमने सामने आ गए हैं। जहां पर अमरोहा लोकसभा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने लोकसभा में पठान मूवी का समर्थन किया था। वहीं उनके समर्थन के बाद भाजपा से निवर्तमान सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही उन्होंने पठान मूवी के बहिष्कार की मांग की है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने देश की संस्कृति को बदनाम किया, जिसको देखते हुए लोकसभा में बसपा के सांसद ने इसका समर्थन किया, जिसको लेकर उन्होंने उस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह मौजूदा सांसद को इस बात पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से पठान मूवी का विरोध चल रहा है उसको देखते हुए उन्होंने लोकसभा में इसका समर्थन किया है, जिस पर उन्होंने इस मूवी को पूरी तरह से बहिष्कार करने और बैन लगाने की मांग की है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। उधर पानी लेने गई एक महिला के उसके कलयुगी देवर ने ही कहां पर डाली गंदी नजर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी। बदायूं जनपद में एक ऐसी वारदात सामने आई है। नल से पानी लेने गई महिला को उसके ही देवर ने दबोच लिया। महिला ने अपने पति से शिकायत की तो दोनों परिवार वालों में मारपीट हो गई, लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली पर भर्ती कराया है। वहीं पीड़ित ने मामले की तहरीर बिसौली कोतवाली पुलिस को दी है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करने के बाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं बात करें तो इस तरह की तमाम वारदातें सामने आती हैं, पुलिस द्वारा कार्रवाई ना किए जाने के सवाल भी खड़े होते हैं। वहीं बात करें तो पुलिस ने मुकदमा इस मामले में दर्ज कर लिया है, तो कहीं ना कहीं पीड़ित भी परेशान है। अब इस मामले में देखा जाए तो कहीं पीड़ित परिवार संतुष्ट दिखाई दे रहा है। अब मामले को देखते हुए पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मामला बिसौली कोतवाली के बंजरिया गांव का बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन ललित के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस, बदायूं। उधर बिहार के सासाराम अस्पताल में ऐसा क्या हो गया कि पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कोहराम मच गया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता दयानंद तिवारी। सदर अस्पताल सासाराम में आज एक के बाद एक 6 शवों को पोस्टमार्टम के बाद कोहराम मच गया। बताया गया कि सदर अस्पताल सासाराम में आज 2 महिला समेत एक के बाद एक 6 शवों को पोस्टमार्टम कराया गया, जिससे कोहराम मचा रहा। वहीं 100 को पोस्टमार्टम कराकर प्रशासन पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। बताया गया कि पहली घटना कोचस थाना क्षेत्र की है, जहां धर्मावती नदी से कोचस थाना के पुलिस ने 2 शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जबकि दूसरी घटना शिवसागर थाना के में पदस्थापित एक चौकीदार के जहां हार्ट अटैक से मौत हो गई। तीसरी घटना सासाराम जीटी रोड पायलट धाम के पास की है, जहां एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने महिला को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चौथी घटना नासिकगंज थाना इटमा की है, जहां गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दिया गया। 5वीं घटना एक और महिला की है, जो सड़क दुर्घटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस तरह से सदर अस्पताल में आज 2 महिला समेत 6 शवों को पोस्टमार्टम के बाद कोहराम मच गया। सदर अस्पताल सासाराम में 6 शवों को पोस्टमार्टम कराकर पुलिस प्रशासन ने अगली कार्रवाई में जुटी है। वहीं पुलिस प्रशासन के अनुसार 6 शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस प्रशासन का अगली कार्रवाई भी जारी है। सदर अस्पताल सासाराम के चिकित्सक ब्रजेश कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल सासाराम में आज एक के बाद एक 6 शवों को पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसमें 2 महिला शामिल है। सासाराम से इंडिया वॉइस के लिए दयानंद तिवारी। सरकार एक तरफ आवारा पशुओं के लिए गौशालाओं का निर्माण करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छुट्टा पशुओं ने किसानों के लिए जीना दूभर कर रखा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। सरकार करोड़ों रुपए की लागत से गौशालाओं का निर्माण करा रही है, ताकि किसानों को आवारा जानवरों से निजात दिलाया जा सके। लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते यहाँ के अन्नदाता आवारा पशुओं से परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से किसान आवारा जानवरों से परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें, रायबरेली जिले के सलोन तहसील क्षेत्र के किसानों ने आवारा मवेशियों से छुटकारा पाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है, और वहीं किसान जाड़े में इस कड़ाके की ठंड में खेत में रहने के लिए रातों दिन मजबूर दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों के द्वारा बताया गया है कि
इस कड़ाके की ठंड में दिन और रात एक करते हुए अपने फसलों की रखवाली करनी पड़ रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन मौन बना दिखाई पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि लगातार किसान सरकार से अपील करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उनको आवारा मवेशियों से निजात दिलाया जा सके, ताकि किसान कम से कम रात अपनी घर में गुजार सकें। लेकिन अधिकारियों के चेहरे पर सिकन नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं किसान लगातार परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि किसान दिन हो या रात वो अपने खेतों में फसलों की रखवाली करने के लिए वहीं पर अपना डेरा जमा चुके हैं और उनकी मजबूरी ये है कि अगर वो किसी कारण से घर चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं तो आवारा जो छुट्टा जानवर हैं वो फसलों को चौपट कर देते हैं। तो इस तरह से किसानों की मजबूरी लगातार सामने आने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से स्थानीय प्रशासन इस मामले को संज्ञान लेता है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। बुलंदशहर में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर बुलंदशहर एएसपी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या है वो कार्रवाई जो की गई है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। बुलंदशहर में एएसपी ने देर रात खनन माफियाओं के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दूं, मुखबिर द्वारा देर रात एएसपी को सूचना मिली कि नगर क्षेत्र में अवैध खनन मट्टी का चल रहा है, जिसके बाद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच नीमखेड़ा रोड के पास मट्टी का खनन होता हुआ एएसपी को मिला। तत्काल एएसपी ने खनन कर रहे 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और 2 जेसीबी मशीन और डंपर भी पकड़े हैं। लगातार खनन को लेकर एएसपी कार्रवाई करने में जुटी है। वहीं एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी खनन हो रहा है। ये खनन किसका हो रहा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और यह मट्टी कहां जा रही थी, इस बात की भी जांच की जा रही है। एएसपी ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि पहले भी खनन को लेकर कार्रवाई की है और इस खनन मामले में कौन कौन लोग दोषी हैं और कौन कौन खनन माफिया इसमें शामिल हैं, उसकी जांच की जा रही है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।